हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इन ईएस एकेडमी। माय नेम इज वाई के रस्तोगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं सबसे पहला टॉपिक जो है वो ले रहा हूं कॉलम एंड स्ट्रट्स। ठीक है, आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आपको पर डे इसका एक वीडियो जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉलम एंड स्ट्रट। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं कि कॉलम एंड स्ट्रट्स का यूज क्या होता है। कॉलम एंड स्ट्रट्स को हम लोग मशीन में या स्ट्रक्चर में एक मेंबर की तरह देखते हैं, और ये मेंबर जो है वो कंप्रेसिव लोड्स को बियर करने के लिए यूज की जाती है। कंप्रेसिव लोड्स को सपोर्ट करने के लिए हम कॉलम या फिर स्ट्रट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रट, और किस मेंबर को हम कॉलम कह सकते हैं, किस मेंबर को हम स्ट्रट कह सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रट एंड कॉलम। तो सबसे पहले स्ट्रट देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रट। हिंदी में भी हम लोग इसे स्ट्रट ही बोलते हैं। स्ट्रट क्या होता है? एनी मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर, एनी मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर which carries axial compressive load is called strut। मशीन या स्ट्रक्चर का कोई भी ऐसा मेंबर जिसके ऊपर अक्षीय संपीड़न बल लग रहा हो उसे हम स्ट्रट कहते हैं। तो डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है, कोई भी मेंबर हो जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड अगर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे व्हाट, उसे हम कहेंगे स्ट्रट। ठीक है, तो आप स्ट्रट अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से मैं एक रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखिए लाइक दिस। ये मैंने एक इंक्लाइंड मेंबर लिया हुआ है। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस मेंबर, ये इस मेंबर की एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग यदि कोई लोड लग रहा है P, कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इट इज कंप्रेसिंग दिस मेंबर। ओके, तो हम इसे कहेंगे स्ट्रट। ये जो थीटा है, दिस इज द इंक्लाइनेशन ऑफ दिस मेंबर। ओके, सो दिस इज स्ट्रट। इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रट कहेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज ये है स्ट्रट में कि स्ट्रट में हमेशा जो कंप्रेसिव लोड आता है वो एक्सिस के अलोंग ही आता है। अगर ये एक्सिस से डेविएट करता है, ठीक है, ऑफसेट हो जाता है, तो उस केस में हम इस मेंबर को स्ट्रट नहीं कहेंगे। ठीक है, स्ट्रट में वेरी क्लियरली इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो कंप्रेसिव लोड आता है वो हमेशा एक्सियल होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर which carries axial compressive load is called strut। ठीक है, so this is the any member of machine or structure and which carries axial compressive load, axial compressive load। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर विच कैरीज कंप्रेसिव लोड। ओके, सो दिस इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ मशीन। वर्टिकल मीन्स इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो डेफिनेशन की बात करेंगे तो अ वर्टिकल मेंबर of machine or structure which carries compressive load। तो आप देखिए यहां पे क्या है कि कंप्रेसिव लोड के लिए उसने कोई ऐसा कंपल्सन नहीं दिया है कि जो लोड होगा वो एक्सियल ही होना चाहिए।
ठीक है। सो दिस लोड मे बी एक्सियल एंड मे बी ऑफसेट। सो कंप्रेसिव लोड may be axial or offset। ठीक है। जैसे यहां पर था कि एनी मेंबर ऑफ मशीन आर, बट यहां पर एनी नहीं है, यहां पर वर्टिकल मेंबर ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहां पर जो यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि वर्टिकल मेंबर, यहां स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन यहां पर लोड को स्पेसिफाई किया है और यहां पर लोड को स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। तो ध्यान देंगे कि एक स्ट्रट के लिए कंप्रेसिव लोड का एक्सियल होना बहुत ही जरूरी है, जबकि कॉलम के केस में लोड जो है वो एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट भी हो सकता है, अदर देन एनी पोजीशन अलोंग द एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज द कॉलम, ये थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, एंड दिस इज द लोड। तो लोड आप यहां पर भी लगा सकते हैं पी लोड, और आप चाहें तो लोड यहां पर भी लगा सकते हैं पी। ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड होना चाहिए, एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो स्ट्रट के लिए है, इधर जो मैंने आपको दिखाया है वो कॉलम के लिए है। तो अगर मैं बात करूं कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड एक स्ट्रट है, सॉरी 90 डिग्री पर इंक्लाइंड एक स्ट्रट है, तो क्या हम उसे कॉलम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 90 डिग्री पर अगर है तो दैट इज अ वर्टिकल मेंबर, और उस वर्टिकल मेंबर को हम लोग कॉलम कह सकते हैं। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे कॉलम तो कह सकते हैं, साथ में हम इसे पिलर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और एक नाम होता है स्टैंचियन। स्टैंचियन भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कॉलम, पिलर या फिर स्टैंचियन। कॉलम, पिलर या फिर स्टैंचियन। ठीक है। क्योंकि हम लोग मैकेनिकल से रिलेट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, साइड लिंक्स इन फोर्जिंग मशीन, साइड लिंक्स इन फोर्जिंग मशीन्स एक्सेट्रा। बाकी स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो भी पिलर्स बोले जाते हैं, जो भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इंक्लाइंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको कॉलम भी देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहां तक हम लोगों ने स्ट्रट और कॉलम के बारे में समझा, व्हाट इज द स्ट्रट एंड व्हाट इज कंडीशंस। कौन कौन सी एंड कंडीशंस कॉलम और स्ट्रट्स के लिए हो सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रट के लिए लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, और यहाँ पे मैं कॉलम के लिए लिख रहा हूं कौन कौन सी एंड कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है। तो स्ट्रट में जो है वो हम 4 एंड कंडीशंस ले सकते हैं, 1 2 3 4। पहली एंड कंडीशन है 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। एक एंड फिक्स हो सकता है और दूसरा एंड फ्री हो सकता है। 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड जो है वो हिंज है, पिन ज्वाइंटेड है, कब्जा है। ठीक है। बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों ही एंड्स जो है वो हिंज है, पिन ज्वाइंटेड है, एंड बोथ एंड्स फिक्स्ड, दोनों ही एंड्स जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये 4 एंड कंडीशंस हैं जो हम स्ट्रट के केस में स्टडी करते हैं। ठीक है। कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड कंडीशन होती है, बोथ द एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड, दोनों ही एंड्स जो हैं वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स में जो पिलर्स बनाए जाते हैं, जो कॉलम्स बनाए जाते हैं, वो अपने दोनों ही एंड्स पर कैसे होते हैं, वो अपने दोनों ही एंड्स पे रिजिडली फिक्स्ड होते हैं।
ठीक है, एक ऐसा वर्टिकल मेंबर जिसके दोनों एंड्स जो है वो रिजिडली फिक्स होंगे, उसी को हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, अगर कोई वर्टिकल मेंबर है और उसका वन एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, तो हम उसको कॉलम नहीं कहेंगे, दैट विल बी अ स्ट्रट। ठीक है, आपने ब्रिजेस वगैरह में देखे होंगे, मेट्रो में आपने देखा होगा, मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं वो वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री होता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट कॉलम। अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो टेक्निकली वो कॉलम नहीं है, टेक्निकली वो क्या है, स्ट्रट है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम स्ट्रट वर्ड का यूज बहुत कम करते हैं, हम कॉलम्स या पिलर्स का ही। नेक्स्ट है फेल्योर ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट्स। एक कॉलम जो है वो कब फेल करता है, किस कंडीशन में फेल करता है और उसके फेल होने की क्या वजह रहेंगी, किस कंडीशन में फेल करेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली 3 तरह से फेल करते हैं। ठीक है, और फेल करने के पीछे 2 मेन रीजन रहते हैं। ठीक है, पहला होता है क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग क्या है, जैसे आपने अगर यूटीएम पर कभी टेस्ट किया हो, सीमेंट कंक्रीट की एक ईंट होती है या सिंपल ईंट का अगर आपने टेस्ट किया है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप उस ब्लॉक के ऊपर, उस ईंट के ब्लॉक के ऊपर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और आप देखते हैं कि वो क्रश हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज क्रशिंग। ठीक है, बकलिंग दूसरा इसका जो फेल्योर होता है वो बकलिंग के कारण होता है। और बकलिंग क्या होती है, जैसे यदि कॉलम की लंबाई काफी ज्यादा है तो उसकी जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन क्या कर जाती है, सेंट्रल लाइन लेटरल डिफॉर्मेशन ले लेती है, और लेटरल डिफॉर्मेशन लेने की वजह से, लेटरल मूवमेंट लेने की वजह से उसमें क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं बकलिंग। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कि दिस इज अ कॉलम, और अगर आप इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, तो आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बेंड हो जा रहा है ना, लेटरल डायमेंशन में, डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है। ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है, ये लोड की डायरेक्शन है, और लोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेटरल डायरेक्शन कहते हैं। तो जो बेंडिंग हो रही है वो किस तरफ हो रही है, लेटरल डायरेक्शन में हो रही है, तो लेटरल डायरेक्शन में बेंडिंग को कहते हैं बकलिंग। ठीक है, तो जो कॉलम्स होते हैं वो या तो क्रशिंग के कारण फेल होते हैं, या फिर बकलिंग के कारण फेल होते हैं, और या फिर दोनों के कारण फेल होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कॉलम चाहे कैसा भी हो, ठीक है, दोनों ही चीजें रहती हैं, क्रशिंग भी रहती है और बकलिंग भी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के कारण फेल्योर माना जाता है, कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनमें केवल और केवल क्रशिंग के कारण फेल्योर माना जाता है, क्योंकि जो दूसरा फैक्टर होता है उसकी वैल्यू काफी निग्लिजिबल होती है। जैसे ईंट के केस में अगर हम बात करते हैं, तो ईंट के केस में क्या हो रहा है कि क्रशिंग डोमिनेट कर रही है, किसको, बकलिंग को। बकलिंग होने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बकलिंग होगा, लेकिन वो बकलिंग का वैल्यू, मैग्नीट्यूड इतना कम होगा कि हम क्रशिंग के कंपैरिजन में बकलिंग को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बकलिंग को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी रॉड को, मान लीजिए एक आयरन बार सरिया, घर में जो स्ट्रक्चर में सरिया यूज होती है, अगर हम उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो आप देखते हो कि वो बकल करती है। क्या उसमें क्रशिंग नहीं होती है? क्रशिंग होती है, लेकिन बकलिंग के कंपैरिजन में क्रशिंग जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम क्रशिंग को क्या कर देते हैं, क्रशिंग को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्रशिंग को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 3 तरह से फेल्योर को मान सकते हैं। पहला है, फर्स्ट है बाई क्रशिंग ओनली, दूसरा है बाई बकलिंग ओनली, और थर्ड है बाई क्रशिंग एंड बकलिंग बोथ, बाई क्रशिंग एंड बकलिंग बोथ। ठीक है, तो एक कॉलम का जो फेल्योर है वो क्रशिंग के द्वारा भी हो सकता है, बकलिंग के द्वारा भी हो सकता है, और क्रशिंग और बकलिंग दोनों के द्वारा भी हो सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कॉलम एंड स्ट्रेस से रिलेटेड, उनको हम लोग स्टडी करेंगे।
फर्स्ट टर्म है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करेंगे और हिंदी में हम इसे बोलते हैं तनुता अनुपात। ओके, सो स्लेंडरनेस रेशियो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट इज ए रेशियो। सो स्लेंडरनेस रेशियो इज अ रेशियो ऑफ unsupported length of column to the minimum radius of gyration. Minimum radius of gyration. So k is the radius. K is the ratio of unsupported length of column divided by minimum radius of gyration. देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है? रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट वो डिस्टेंस होती है जिसके स्क्वायर को यदि एरिया या मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें उस एक्सिस के अबाउट उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। ठीक है, स्मॉल के से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन में। यहां पे आपको बता देता हूं रेडियस ऑफ जायरेशन। सो स्मॉल के से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, दिस स्मॉल के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए और एम। ठीक है, अगर आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप एम लोगे और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप ए लोगे। ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। अबाउट एनी एक्सिस रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट डिस्टेंस square of which when multiplied with the area or mass gives the moment of inertia about that axis. अकॉर्डिंगली एरिया अगर आप ले रहे हो तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अगर मास ले रहे हो तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए ये है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन के मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। सो दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो कॉलम्स के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर हम के की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आप देखिए के ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है दैट इज मिनिमम, और जो चीज मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम के को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम को बढ़ा रहे हैं। अगर हम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कॉलम की लेंथ बढ़ने पर उसकी बकल करने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। दैट मींस कि कॉलम्स में बकल करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर बकलिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी तो दैट मींस कि कॉलम फेल हो जाएगा, मतलब उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान देंगे ये जो मैं जो रिलेशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं के की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, ऊपर जाने वाला एरो मतलब इंक्रीज करना, ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं? मैं अल्टीमेटली अनसपोर्टेड लेंथ को क्या कर रहा हूं? अनसपोर्टेड लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। और अगर मैं अनसपोर्टेड लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक्चुअली में टेंडेंसी टू बकल को इंक्रीज कर दे रहा हूं। बकल करने की जो टेंडेंसी है उसे मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं। और अगर मैं ऐसा इंक्रीज कर रहा हूं तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कम कर दे रहा हूं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है स्लेंडरनेस रेशियो, अनुपात, और ये कॉलम्स के क्लासिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है बकलिंग फैक्टर। ठीक है, तो बकलिंग फैक्टर को हम लोग के डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एंड व्हाट इज बकलिंग फैक्टर? सो दैट इज आल्सो ए रेशियो, and this is the ratio of equivalent length of column upon minimum radius of gyration. So हम लोग इसको लिख सकते हैं L equivalent upon minimum radius of gyration K minimum. So this is the K dash, that is the buckling factor. ठीक है, बकलिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रट्स के लिए, स्ट्रट्स के केस में बकलिंग फैक्टर और स्लेंडरनेस रेशियो एक ही होते हैं, दोनों जो हैं वो एक ही होते हैं। फॉर स्ट्रट्स K इज इक्वल टू K डैश, स्लेंडरनेस रेशियो
इज इक्वल टू बकलिंग फैक्टर। या आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये यदि लोड, कंप्रेसिव लोड जो भी हम कॉलम या स्टड्स के ऊपर दे रहे हैं, अगर वो लोड एक्सियल है, अगर वो लोड एक्सियल है, तो एक्सियल के केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ होगी और अनसपोर्टेड लेंथ होगी वो सेम होगी। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम और अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम वो क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, अगर लोड जो है वो पूरी तरह से एक्सियल है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, तो इससे जो है स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग फैक्टर क्या होने वाले हैं, दोनों सेम होने वाले हैं। तो स्ट्रेस में आप जानते हैं कि स्ट्रेस की डिफिनीशन में ये है कि कंप्रेसिव लोड जो है वो एक्सियल होता है, इसलिए एक साफ तौर पे हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू बकलिंग फैक्टर। लेकिन कॉलम्स के केस में लोड एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट भी हो सकता है, तो क्लियरली ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ये कहें कि कॉलम्स विद एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो उसके केस में भी के जो है वो के डैश के बराबर होगा। ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो है बकलिंग लोड। बकलिंग लोड, थर्ड टर्म इज द बकलिंग लोड। अब ये बकलिंग लोड क्या होता है, ठीक है, तो बकलिंग लोड इज द मैक्सिमम लिमिटिंग लोड, इट इज द मैक्सिमम लिमिटिंग लोड एट विच कॉलम टेंड्स टू बकल, कॉलम टेंड्स टू बकल। एक ऐसा मैक्सिमम लिमिटिंग लोड जिसके ऊपर कॉलम में बकल करने की टेंडेंसी आ जाती है ना, वो कहलाता है बकलिंग लोड। ठीक है, अब ये जो टेंडेंसी है, यदि आपने लोड को बहुत कम मात्रा में आपने लोड को और इंक्रीज कर दिया, तो कॉलम क्या कर जाएगा, बकल कर जाएगा। मतलब इस लोड पर बकल करता नहीं है, बट इस लोड पर बकल करने की टेंडेंसी आ जाती है। अगर आप लोड को और इंक्रीज करोगे तो कॉलम क्या होने वाला है, बकल करने वाला है, फेल करने वाला है। ओके, सो इट इज द मैक्सिमम लिमिटिंग लोड। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग लोड एट विच कॉलम हैव अ टेंडेंसी टू बकल। ठीक है, एक ऐसा लोड जिसके ऊपर कॉलम जो है वो बकल करने की टेंडेंसी रखता है, मैक्सिमम लिमिटिंग लोड, उसे हम लोग कहते हैं बकलिंग लोड, उसे कहा जाता है बकलिंग लोड। लेकिन कभी भी कॉलम को डिजाइन करते समय हम जो है बकलिंग लोड के बारे में तो पता करते ही करते हैं, लेकिन कभी उसे बकलिंग लोड पे हम लोड नहीं देते हैं, बकलिंग लोड के बराबर हम उसे लोड नहीं देंगे। अगर हमने एक कॉलम को डिजाइन किया है और मुझे पता है कि उस कॉलम के ऊपर जो मैक्सिमम लिमिटिंग लोड है या जो बकलिंग लोड है, या फिर आप क्रिटिकल लोड भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल लोड यदि 150 किलो न्यूटन है, तो हम उसे कभी भी 150 किलो न्यूटन लोड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको 150 किलो न्यूटन लोड दिया तो नेक्स्ट उसके ऊपर जो भी कंप्रेसिव लोड आएगा उस लोड पर वो कॉलम क्या होने वाला है, फेल होने वाला है। तो हम कभी भी डिजाइनिंग करते समय बकलिंग लोड तो पता कर लेते हैं, लेकिन बकलिंग लोड एक्चुअल में दिया नहीं जाता है। एक्चुअल में जो लोड दिया जाता है, कॉलम्स जिस लोड पर एक्चुअली लोडेड होते हैं उस लोड को कहा जाता है सेफ लोड। तो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है, फोर्थ टर्म है, दैट इज द सेफ लोड। सेफ लोड, और सेफ लोड क्या होता है? दिस इज द लोड एट विच कॉलम इज एक्चुअली सब्जेक्टेड टू, लोड at which column is actually subjected to। ठीक है, अब ये जो सेफ लोड होता है ये हमें कैसे मिलता है? ठीक है, तो सेफ लोड जो है हमें बकलिंग लोड पता चल जाता है कि बकलिंग लोड कितना है। ये डिजाइन से हम लोग इसको निकालते हैं, डिजाइन के पैरामीटर्स को यूज करते हुए हम बकलिंग लोड को निकालते हैं। ठीक है, सेफ लोड कैसे मिलता है? सेफ लोड जो है वो बकलिंग लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने पर मिलता है। ठीक है, तो सेफ लोड क्या होता है? सेफ लोड इज इक्वल्स टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये डिजाइनर का कंसर्न होता है। बिल्डिंग किस तरह की है, बिल्डिंग एक मॉल है, बिल्डिंग एक हाउस होल्ड है, घर है, ठीक है। तो जहां पर लोड का वेरिएशन बहुत कम होता है, जैसे घर है, तो घर में लोड का वेरिएशन बहुत, अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो आप उसमें कितना सामान रख लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मॉल की बात करेंगे तो मॉल में क्या होता है, वीकेंड्स पे ज्यादा भीड़ होती है, आजकल तो कम है कोरोना कॉल की वजह से, लेकिन वैसे वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना। और वीकडेज में जो है उतना रश नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर मॉल को कोई डिजाइन कर रहा है तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा रखना चाहेगा, लेकिन अगर हम एक घर को डिजाइन कर रहे हैं तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या करेंगे, कम रखेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो डिजाइनर का कंसर्न है कि वो कितना रखना चाहता है, ठीक है। तो अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि बकलिंग लोड अगर हमारा 150 किलो न्यूटन है और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ले लेते हैं, तो सेफ लोड उस केस में क्या हो जाएगा, तो सेफ लोड इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज 50 किलो न्यूटन। तो ये 50 किलो न्यूटन कौन सा लोड होगा, लोड एट विच कॉलम इज एक्चुअली सब्जेक्टेड टू। हम कॉलम को जो एक्चुअल लोड देंगे वो होगा 50 किलो न्यूटन, जबकि उसका बकलिंग लोड जो होता है वो कितना होता है, 150 किलो न्यूटन। और बकलिंग किस जगह से होगी, तो बकलिंग जो है वो हमेशा उस प्लेस से होती है जहां पर रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जहां पर लीस्ट होती है। तो बकलिंग हमेशा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लेस पर होती है, वहां से स्टार्ट होती है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।